तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक देख लिया था ब्लैक होल वगैरह और न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक डवार्फ, वाइट डवार्फ, ठीक है, चंद्रशेखर अनलिमिट। तो एक बार मैं फिर से जल्दी से बता दे रहा हूँ, जैसे जो चंद्रशेखर वाला कॉन्सेप्ट था कि जो हमारे सन लाइक स्टार्स हैं, तो आफ्टर द सुपरनोवा या फिर नोवा, इफ़ द स्टेलर मास इज़ लेस देन 1.44 times of solar mass, which is a constant, then the star first enters white, becomes white, and then becomes a black dwarf. Then medium sized stars के लिए after the nova, if the stellar mass is more than 1.44 times of solar mass but less than 3 times of solar mass, then the after nova the star transforms into a neutron star or a pulsar. Then large size stars के लिए क्या है कि after the nova, if it reaches, if the stellar mass becomes more than राइट। सो हम ये बता रहे थे कि मीडियम साइज स्टार में क्या होता है कि मीडियम साइज स्टार में वो आफ्टर द नोवा और सुपरनोवा जो स्टेलर मास होता है वो 1.44 टाइम्स ऑफ सोलर मास से ज़्यादा होता है, बट लेस देन 3 टाइम्स ऑफ सोलर मास रह जाता है। तो इन दैट केस इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ न्यूट्रॉन स्टार, ऑल्सो नोन एज अ पल्सर स्टार, ठीक है। अब लार्ज साइज स्टार्स में क्या होता है कि आफ्टर द नोवा या सुपरनोवा the stellar mass becomes more than 3 times the stellar mass becomes more than 3 times the solar mass. So in that case it becomes a black hole, right? और ये 1.44 टाइम्स ऑफ सोलार मास वाला कॉन्सेप्ट चंद्रशेखर लेके आए थे, जिसके लिए फाउलर के साथ मिलकर ले आए थे 1931, जिसके लिए उन्हें नोबेल मिला था 1983 में ना। 4 स्टेजेस ऑफ स्टार्स भी मैंने बताए थे। सबसे पहले प्रोटो स्टार होता है, उसके बाद मेन सीक्वेंस स्टार होता है जो हमारे सन लाइक स्टार्स के लिए होता है, और जिसमें ये लिखा था कि 10 बिलियन ईयर्स तक हमारे सन लाइक स्टार्स का जो ईंधन है यानी कि हाइड्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन ख़त्म हो जाता है और फिर वो बुझने लगते हैं, एक्सपैंड होने लगते हैं। और एक फैक्ट हमने देखा था कि बिगर स्टार्स हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन्स। फिर एल्डरली फेज़ या फिर रेड जाइंट फेज़ होता है जिसमें कि इट कीप्स ऑन एक्सपैंडिंग, एंड देन नोवा या सुपरनोवा, फाइनली आफ्टर एक्सपैंडिंग इट एक्सप्लोड्स after a certain point of expansion. Now after the nova or supernova, depending upon the size of the remaining star, it enters into a white or black dwarf or a neutron star or a black hole that we have categorically studied here. तो अब हम यहाँ से देख रहे हैं अभी तो कॉस्मिक ईयर क्या होता है, ये 22 से 25 करोड़ नॉर्मल ईयर्स के बराबर होता है कॉस्मिक ईयर, ठीक है। सो वन कॉस्मिक ईयर इज़ इक्वल टू 25 करोड़ ईयर्स, ठीक है। Now it is the duration sun takes to revolve completely around the galactic center. So that is one cosmic year with a speed of 720,000 kilometers per hour, or we can say 7,20,000 kilometers per hour. So that is one cosmic year. 25 crore normal years के बराबर होता है the duration that sun takes to revolve around one complete revolution around the galactic center, ठीक है। फिर लाइट की स्पीड करें तो 3 into 10 to the power 5 किलोमीटर्स पर सेकंड होती है। हाँ, 3 into 10 to the power 8 मीटर्स पर सेकंड होता है, बट किलोमीटर्स पर सेकंड की बात करें तो 3 into 10 to the power 5 किलोमीटर्स पर सेकंड होता है। Thus 1 light year is the distance covered by light in 1 year. Then Hubble telescope took an image of a distant star for the first time. The star was Betelgeuse. तो पहली बार हबल टेलीस्कोप ने अगर किसी स्टार की डिस्टिंक्ट पिक्चर ली थी तो वो डिस्टेंट स्टार का नाम था बेटलग्यूस। तो पहली बार अगर हबल टेलीस्कोप ने किसी डिस्टेंट स्टार की पिक्चर ली थी तो उस स्टार का नाम था बेटलग्यूस, राइट। देन मूविंग ऑन, ब्रिटल स्टार्स की बात करें तो ब्रिटल स्टार्स तो एशिनोडर्म्स होते हैं, ये इंसेक्ट्स की श्रेणी में आते हैं, एनिमल किंगडम में हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो डोंट कन्फ्यूज दिस टू बी एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो एशिनोडर्म्स विच क्रॉल ऑन द सी फ्लोर सिमिलर टू स्टारफिश की तरह ब्रिटल स्टार्स भी होते हैं, एशिनोडर्म्स की श्रेणी में आते हैं ये ब्रिटल स्टार्स, ठीक है। देन इन स्पेस द स्काई अपीयर्स ब्लैक ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। तो स्पेस अपीयर्स ब्लैक ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर एंड स्टार्स डू नॉट ट्विंकल। तो स्टार्स एक्चुअली डू नॉट ट्विंकल, और ऑल्सो स्पेस द स्काई अपीयर्स ब्लैक ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। हाउएवर द टेम्परेचर इज़ -270 डिग्रीज, ठीक है। देर आर 88 कॉन्स्टेलेशंस इन आवर स्पेस, most of them are visible from southern hemisphere, ठीक है। it takes 1 full year to map all of them. तो हमारे कितने कॉन्स्टलेशंस हैं? 88 कॉन्स्टलेशंस हैं, राइट। तो 88 कॉन्स्टलेशंस हैं
or most of them are visible from the southern hemisphere, and it takes one full year to map all of them. If the stars are seen to rise perpendicular to the horizon by an observer, he is located at the equator. Again, a fact you should remember: if a star, if the stars are seen to rise perpendicular to the horizon by an observer, then it means that the observer is standing at the equator. The event horizon is a phenomenon. It is the not a phenomenon, actually it is a boundary surrounding the black hole in space. तो ब्लैक होल की जो फ्रिंजेस होती हैं, बाउंड्री, आउटर बाउंड्री, उसको हम लोग इवेंट होराइजन बोल रहे हैं. Then singularity is a place in space time where the gravitational area of the celestial bodies becomes infinite. तो gravitational area of the celestial bodies becomes infinite. Gravitational area, तो सही डेफिनेशन यही है सिंगुलैरिटी की. ठीक है, ग्रेविटेशनल एरिया. So singularity is a place in space-time. Singularity is a place in space-time where the gravitational area of the celestial bodies becomes infinite. Event horizon की बात करें, so it is the boundary surrounding the black hole in space. Then densities of planets in decreasing order की बात करें, तो densities of planets, तो Earth is the most dense planet. उसके बाद मरकरी आता है, उसके बाद वीनस आता है और मार्स आता है. तो इसका निमोनिक हमने बनाया था. अगर हम डेंसिटीज़ ऑफ प्लैनेट्स की बात करें इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो इसका निमोनिक बनाया था EMVM. ठीक है, EMVM. तो अर्थ, फिर मरकरी, फिर वीनस, फिर मार्स. सो आवर अर्थ हैज़ द मैक्सिमम डेंसिटी इन द सोलर सिस्टम, जो कि हमारे कितनी है, 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है. देन द अबव 4 प्लैनेट्स आर कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. कौन से 4? ये अर्थ, मरकरी, वीनस, मार्स. तो इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं. वाइल सैटर्न, नेपट्यून, जुपिटर एटसेट्रा आर कॉल्ड एज जोवियन प्लैनेट्स. Saturn, Neptune, Jupiter, etc. are called as Jovian planets. Then Venus is the hottest and brightest. Neptune is the farthest and slowest. ठीक है, तो Neptune is the farthest and the slowest. तो इसको याद कर लो, इस पर डायरेक्ट सवाल बनते हैं. Neptune is the farthest and the slowest planet. Venus is the hottest and the brightest planet. Then terrestrial planets की बात करें, तो Earth, Mercury, Venus, Mars, these are the terrestrial planets, and whereas Saturn, Neptune, Jupiter, these are the Jovian planets. Then Neptune is the farthest and slowest planet, and Venus is the hottest and the brightest planet. Then decreasing order in terms of size की बात करें, साइज़ की अगर सिंपली बात करें, तो जुपिटर सबसे बड़ा है, उससे कम बड़ा मतलब सैटर्न है, उसके बाद नेपट्यून है, उसके बाद यूरेनस है, और उसके बाद अर्थ है, और फिर वीनस है, और फिर मार्स है, और लास्ट में मर्क्यूरी है. तो साइज़ की बात कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, तो फिर से एक बार बता रहे हैं, जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर जुपिटर, सैटर्न, उसके बाद नेपट्यून है, फिर यूरेनस है. देन ये 4 हो गए, उसके बाद अर्थ है, फिर वीनस है, फिर मार्स है, और लास्ट में मरकरी है. मरकरी का साइज़ सबसे कम है. ठीक है, एक बार और बता दे रहे हैं साइज़ डिक्रीजिंग ऑर्डर में. तो जुपिटर है, सैटर्न है, फिर नेपट्यून है, फिर यूरेनस है, फिर अर्थ है, फिर वीनस है, फिर मार्स है, फिर मरकरी है. ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज़ है. दैन अर्थ इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड. जबकि जो हमारा सिंगुलैरिटी से आरंभ हुआ था, पूरा यूनिवर्स का आरंभ हुआ था, दैट वो 13.8 बिलियन ईयर से वो स्टार्ट हुआ था. देन द अर्लियर एनवायरनमेंट हैड एन एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन. तो अर्लियर एनवायरनमेंट में फ्री ऑक्सीजन नहीं मिलती थी. अराउंड 4 बिलियन ईयर्स अगो वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कंडेंस्ड टू फॉर्म हाइड्रोस्फेयर. तो पहले क्या था कि अर्लियर एनवायरनमेंट हैड एन एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन, एंड 4 बिलियन ईयर्स अगो वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कंडेंस्ड टू फॉर्म द हाइड्रोस्फेयर. देन अराउंड 1 बिलियन, तो ये काम कब हुआ था? 4 बिलियन ईयर्स अगो the water vapor in the atmosphere condensed to form the hydrosphere. And then around 1 billion years ago, early aquatic animals like algae came into existence. Now they, being autotrophs, started the process of photosynthesis, which led to the release of oxygen in the atmosphere. तो ये हो गया. Now this oxygen led to the formation of ozone in the stratosphere. इससे हमारा ओजोन बन गया. तो जस्ट एक के बाद एक डेवलपमेंट्स बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 4 बिलियन ईयर्स अगो या उससे भी पहले देखा जाए तो हमारे एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन नहीं मिलता था. तो क्या हुआ कि 4 बिलियन ईयर्स अगो सारा का सारा एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर था, दैट कंडेंस्ड टू फॉर्म द एंटायर हाइड्रोस्फीयर दैट वी सी टुडे. एंड देन 1 बिलियन ईयर्स अगो
उसी हाइड्रोस्फीयर में एल्गी जैसे कुछ एक्वेटिक फ्लोरा डेवलप हो गया, और उसी एल्गी यानी एक्वेटिक फ्लोरा सन की किरणों में फोटोसिंथेसिस किया तो ऑक्सीजन निकला, और फिर ऑक्सीजन निकलने के बाद फिर ओजोन बन गया स्ट्रेटोस्फीयर में। तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। देन जुपिटर का मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स है। अभी हमने यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा, ऊपर एक जगह पढ़ा था ग्रेविटेशनल एरिया। तो सिंगुलैरिटी इज़ दैट पॉइंट जहाँ पे ग्रेविटेशनल एरिया इन्फिनिट हो जाता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल एरिया ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज बिकम्स इन्फिनिट, then that point is in the space time is called as singularity. Now look at this table. अब यहाँ पे मैंने 4 लोगों की बात की है, न्यूटन, गैलीलियो, जोहानस केपलर एंड कोपरनिकस। तो न्यूटन का सबको पता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ वेलोसिटी एंड ग्रेविटी दिए थे। गैलीलियो का ये है कि प्रिंसिपल ऑफ फॉलिंग कॉमेट्स, और इनकी कंट्री भी इंपॉर्टेंट है। गैलीलियो वॉज फ्रॉम इटली, देन केपलर वॉज फ्रॉम जर्मन, एंड केपलर के 3 लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन है, बहुत फेमस है। ये इंपॉर्टेंट है कि केपलर जर्मनी से थे, गैलीलियो इटली से थे। तो गैलीलियो ने क्या बताया, प्रिंसिपल्स ऑफ फॉलिंग कॉमेट्स। देन कोपरनिकस ने क्या बताया कि, और ये पॉलिश थे, तो इन्होंने 1543 में बताया कि सन इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट। हाउएवर वरामिहिर हैड ऑलरेडी डिस्कवर्ड दिस इन द 6th century CE, ठीक है, बट मार्केटिंग नहीं हो पाई वरामिहिर की, कोपरनिकस की हो गई इसीलिए। तो कोपरनिकस ने बताया था कि यूनिवर्स के सेंटर में सन है, और सन के चारों ओर अर्थ रिवॉल्व करता है। तो सन इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट। हाउएवर वरामिहिर हैड ऑलरेडी डिस्कवर्ड दिस इन 6th century CE। वरामिहिर हैड ऑलरेडी डिस्कवर्ड इन दिस इन 6th century CE। देन जोहान्स केपलर की बात करें तो वो जर्मन थे, और 3 लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन बताए थे। गैलीलियो इटालियन थे, उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ फॉलिंग कॉमेट्स बताया था, और कोपरनिकस पॉलिश थे, 1543 में उन्होंने ये बताया था। देन आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन दैट रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज डेज एंड नाइट्स, ठीक है, ये आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था। तो आर्यभट्ट ने बताया सबसे पहले कि रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डेज एंड नाइट, राइट। अब सन का मास की अगर हम लोग बात करें, मास ऑफ द सन, सो दैट इज़ 1.98 into 10 to the power 30 kilograms, which is 3,30,000 times that of the planet Earth. 3,30,000 times of the planet Earth. The diameter of sun is 109 times more than that of Earth diameter. तो अभी हमने ऊपर बताया था कि एक कॉस्मिक ईयर क्या होता है, 25 करोड़ नॉर्मल ईयर होता है, और डिस्क्रिप्शन क्या होता है उसका कि it is the duration that the sun takes to revolve around the galactic center with a speed of 7,20,000 kilometers per hour, ठीक है, 7,20,000 किलोमीटर पर आवर। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। देन अर्थ्स मैक्सिमम, हाँ, तो यहाँ पे मैंने बताया कि अर्थ का जो डायमीटर है, या यूँ कह लें कि सन का जो डायमीटर है, दैट इज़ 109 टाइम्स मोर दैन दैट ऑफ अर्थ्स डायमीटर, 109 टाइम्स। एंड अगर मास की बात करें तो मास ऑफ द सन इज़ 3,30,000 टाइम्स दैट ऑफ द प्लानट अर्थ। और अगर एग्जैक्टली कितने किलोग्राम्स है तो 1.98 into 10 to the power 30, 1.98 into 10 to the power 30 kilograms is the mass of the sun. Then Earth's maximum constituents की अगर हम बात करें तो आयरन सबसे ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है, ठीक है। वैसे हम लोग ज्योग्राफी अभी पढ़ेंगे, जब हम लोग फिज़िकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे, बट फ़िलहाल के लिए आप अर्थ में जो सबसे ज़्यादा मिलने वाले तत्व पाए जाते हैं वो आयरन सबसे ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन है, और फिर सिलिकॉन है। तो आयरन, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, IOS, दैट इज़ द अर्थ्स मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिनरल्स या एलिमेंट्स कह सकते हो, आयरन, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब जब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं तो हमको ये याद आता है कि एरिया वाइज अगर हम लोग बात करें तो जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून, यूरेनस, अर्थ, वीनस, मार्स, मरकरी। देन प्लैनेट्स शाइन बट दे आर नॉन ल्यूमिनस ऑल्सो। नेपट्यून इज़ द स्लोवेस्ट, मैंने बताया ना, नेपट्यून इज़ द फारदेस्ट एंड द स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट दैट टेक्स 59,800 अर्थ डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। रेवोल्यूशन अराउंड द सन होना चाहिए यहाँ, तो कंफर्म कर लेना एक बार। सैटर्न इज़ लार्जर दैन यूरेनस। तो एरिया वाइज हमने बता तो चुके हैं कि जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून, यूरेनस। तो सैटर्न इज़ लार्जर दैन यूरेनस, इवन नेपट्यून इज़ लार्जर दैन यूरेनस, ओके। तो नेपट्यून इज़ द फारदेस्ट एंड द स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट, एंड वीनस इज़ द ब्राइटेस्ट एंड द हॉटेस्ट, ठीक है, ये हमने बताया था ये।
नेपट्यून इज़ द फारदेस्ट एंड स्लोएस्ट। सो कितना स्लोएस्ट है? तो 59,800 डेज़ लेता है नेपट्यून, अर्थ डेज़ लेता है, 59,800 अर्थ डेज़ लेता है एक रेवोल्यूशन अराउंड द सन कंप्लीट करने के लिए। तो सोच लो। देन हम सैटेलाइट्स की बात करें, इस पर भी सवाल बनता है। तो मार्स की सैटेलाइट्स होते हैं फोबोस, डेमोस, ये हॉर्सेस ऑफ द ग्रीक गॉड ऑफ वॉर हैं। हॉर्सेस, दीज आर द हॉर्सेस ऑफ द ग्रीक गॉड ऑफ वॉर, फोबोस एंड डेमोस। देन जुपिटर की बात करें तो जुपिटर्स सैटेलाइट गैनीमेड इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। ये सैटेलाइट ही इतना बड़ा है कि अपने आप में प्लैनेट जैसा लगता है। तो किसका है ये जुपिटर का सैटेलाइट है गैनीमेड। इस पे नासा ने एक एक्सप्लोरेशन मिशन भी लॉन्च किया था, उस मिशन का नाम भी गूगल कर लेना। दैन एग्जाम्पल ऑफ रेन शैडो डेजर्ट्स, यानी कि रेन शैडो डेजर्ट्स तो यहाँ देखो पेरूवियन पैटागोनियन दोनों पी से स्टार्ट हो रहा है, रेन शैडो डेजर्ट्स और ये डेथ वैली डेजर्ट। ये भी एग्जाम्पल किसका है? रेन शैडो डेजर्ट का है। दैन मिड कॉन्टिनेंट डेजर्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट मिड कॉन्टिनेंट डेजर्ट है। ग्रेट बेसिन डेजर्ट यूएस का है, वो भी मिड कॉन्टिनेंट डेजर्ट है। Then the bright outer layer of the sun is called photosphere, and according to NASA the sun is 109 times bigger than the earth diameter wise, and the temperature in the sun's core is 15 million degrees Celsius, where every matter present in either gaseous or plasma state. Plasma is the fourth state of matter, and surface temperature of the sun is 5500 degrees Celsius. ये surface temperature है, जबकि ये 15 मिलियन जो है ये सन के कोर का टेम्परेचर है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, जबकि सरफेस टेम्परेचर 5500 है, 5500 डिग्री सेल्सियस। तो कहाँ 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस सन का कोर है और कहाँ 5500 डिग्री सेल्सियस है सन के सरफेस टेम्परेचर। द फिनोमिनन अकरिंग इन द सन एंड द स्टार्स इज द न्यूक्लियर फ्यूजन विच रिलीजेज एनर्जी। इट रिक्वायर्स अ टेम्परेचर अबाउट 1 to 1.45 करोड़ डिग्री सेल्सियस फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन टू अकर। 1 करोड़ या 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है for nuclear fusion to occur, and at such temperatures the atoms of hydrogen fuse together into helium. इतने टेम्परेचर पे हाइड्रोजन के एटम्स फ्यूज हो जाते हैं और हीलियम बन जाता है, ठीक है। दिस इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन और ये कॉन्स्टेंटली हो रहा है हमारे सन में, ठीक है। देन अ सोलर एक्लिप्स अकर्स। सोलर एक्लिप्स की बात करें तो न्यू मून डे को होता है वो। द आउटर रिंग विजिबल ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स इज कॉल्ड द कोरोना। In any circumstances, the maximum duration of total solar eclipse cannot exceed 7.5 minutes. तो 7.5 minutes से ज़्यादा नहीं हो सकता टोटल सोलर एक्लिप्स का ड्यूरेशन। तो 2 पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आउटर रिंग कोरोना होता है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ कितना होता है सोलर एक्लिप्स का, टोटल सोलर एक्लिप्स का 7.5 मिनट्स से कम ही होगा, ठीक है, 7.5 मिनट्स से कम होगा। और अ सोलर एक्लिप्स अकर्स ऑन न्यू मून डे। अ सोलर एक्लिप्स occurs always on a new moon day, ये याद रखना। Now when a solar flare enters our atmosphere, it collides with the air particles to create a strange display of a light called as aurora borealis in the northern hemisphere and aurora australis in the southern hemisphere. तो aurora borealis को ही northern lights भी बोलते हैं। उसके पीछे का कारण यह है कि सन में फ्लेयर्स कभी कभी उठती हैं, तो solar flare enters our atmosphere, it collides with the air particles to create a strange display of light. Then sunspot is a dark patch on outer photosphere whose temperature is lesser by 1500 degree Celsius से कम होता है। Temperature is lesser by 1500 degree Celsius than the surrounding photosphere. Sometimes halo is seen around the sun or moon due to the light getting reflected or refracted by the ice crystals present in the upper cirrus clouds. Ice crystals present in the upper cirrus clouds की वजह से कभी कभी हैलो देखने को मिलता है सन के चारों तरफ या फिर मून के चारों तरफ। तो यहाँ पे फिनोमिनन दोनों हो रहे होते हैं, रिफ्लेक्शन भी हो रहा होता है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा होता है। और सन स्पॉट का मैंने बता दिया 1500 डिग्री कम होता है कंपेयर टू द सराउंडिंग फोटोस्फेयर का टेम्परेचर। देन पेरीहीलियन क्या होता है और एपीहीलियन क्या होता है? एपीहीलियन देखो ए से स्टार्ट हो रहा है एंड ए मीन्स अवे और पी मीन्स पास। तो अवे मीन्स सन इज़ फारदेस्ट from the earth that occurs on 4th of July, अमेरिकन मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंस डे अमेरिकन, ठीक है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, एपीहीलियन ए फॉर एपीहीलियन, ए फॉर अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे 4th of July। देन पेरीहीलियन में सन इज़ क्लोजेस्ट टू द अर्थ दैट अकर्स ऑन 4th of January। Then one astronomical unit represents the mean distance between the earth and the sun.
mean distance between the earth and the sun, which is 150 into 10 to the power 6 kilometers or 150 million kilometers. So ये है one astronomical unit. Mean distance between the earth and the sun 150 million kilometers, या फिर 1.5 into नहीं 150 into 10 to the power 6 kilometers, 150 into 10 to the power 6 kilometers या फिर 150 million kilometers is the one astronomical unit that is the mean distance between the earth and the sun. Now Mercury and Venus के कोई natural satellites नहीं होते हैं, कोई भी नहीं होते हैं. Although Mercury is the closest to the sun, yet Venus is warmer than Mercury due to presence of CO2 in its atmosphere. तो ये भी काफ़ी strange बात है. Mercury is closest to the sun, yet Venus is hotter than Mercury due to the presence of CO2 in its atmosphere. Then Venus, अभी मैंने बताया मरकरी और वीनस के कोई भी सैटेलाइट्स नहीं होते हैं. और अगर हम लोग डेंसिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे हम लोग EM पढ़े थे ना, ये कहाँ गया डेंसिटीज़. तो अर्थ की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मरकरी, फिर वीनस, फिर मार्स. तो मरकरी इज़ द क्लोजेस्ट टू द सन, बट स्टिल वीनस इज़ द हॉटर प्लैनेट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस. देन वीनस एंड यूरेनस की बात करें तो दीज आर द ओनली टू प्लैनेट्स टू रोटेट एंटी क्लॉकवाइज और ईस्ट टू वेस्ट. ठीक है. देन सैटर्न, तो वीनस और यूरेनस जो हैं ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं. देन सैटर्न हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी अमंग ऑल द प्लैनेट्स, लोएस्ट डेंसिटी among all the planets. So Earth has the highest density among all the planets and Saturn has the lowest density among all the planets. Now Magellan spacecraft was sent to Venus on a radar mapping mission for 4 years, 1990 से 1994. तो ये Venus पे भेजा गया था. Venus is called the Earth's twin sister. Venus is called the Earth's twin sister. Then Venus is the hottest and the brightest, also known as the morning या फिर evening star, whereas Neptune is the farthest and slowest moving and coldest planet भी नेपट्यून ही होता है. Then the rotation of Earth creates centrifugal force which is maximum at the equator. So centrifugal force is caused due to rotation of the Earth and it is maximum at the equator and increases towards the poles. Centrifugal force increases towards the poles. Centrifugal increases towards the poles. As a result of this force, the weight of any object is minimum at the equator. As a result of this force, the weight of any object is minimum at the equator and more at the poles. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किससे होता है? रोटेशन ऑफ अर्थ से होता है, जिसकी वजह से रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनता है जो कि इक्वेटर पे कम होता है, पोल्स की तरफ ज़्यादा होता है, और इसी वजह से इक्वेटर पे कम होता है और पोल्स पे ज़्यादा होता है. इस वजह से वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज़ मिनिमम एट द इक्वेटर. सॉरी मैं गलत बता दिया. रोटेशन ऑफ अर्थ क्रिएट्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इक्वेटर पे मैक्सिमम होता है. मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पे होगा? इक्वेटर पे होगा. तो पोल की तरफ इंक्रीज़ क्यों होगा? डिक्रीज़ होना चाहिए ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टुवर्ड्स द पोल्स. अब यहाँ बोल रहे हो वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज़ मिनिमम एट द इक्वेटर. ठीक है, इसको कंफर्म कर लेना. बस इतना याद रखो फ़िलहाल कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ. और दूसरी चीज़, इक्वेटर पे किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो मिनिमम होता है. ठीक है, हाँ, तो मिनिमम होता है किसी भी बॉडी का वेट इक्वेटर पे, और पोल्स पे उसका वेट ज़्यादा हो जाता है. इसीलिए अर्थ का शेप इस तरह से है. तो ये तो हमें समझ में आ गया. बट अब बस ये चेक कर लेना गूगल पे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेटर पे कितना होता है और पोल्स पे कम होता है या ज़्यादा होता है. ट्रांजिशन बेसिकली देखना है. देन द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन विद अ स्पीड ऑफ 29.78 kilometers per second to approximately 30 kilometers per second. ये याद रखो ना, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. अर्थ 30 किलोमीटर एक सेकेंड में, बाप रे बाप. इट टेक्स 8 minutes and 19 seconds फॉर सनलाइट टू रीच द अर्थ. 8 minutes and 19 seconds. ठीक है, और 30 किलोमीटर्स पर सेकेंड अर्थ की revolution speed around the sun. Then the north magnetic field of the earth lies 1300 kilometers north of Queen Elizabeth Islands in northern Canada. Northern Canada के पास एक Queen Elizabeth Islands है. उस Queen Elizabeth Islands जो कि northern Canada के पास हैं, उस Queen Elizabeth Islands के भी 1300 किलोमीटर फर्दर नॉर्थवर्ड्स आपका नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ लाई करती है. देन Tumba या फिर तिरुवनंतपुरम केरला is chosen as the launching station because it is closest to the geomagnetic equator.
The projection of maximum satellites is kept the projection of maximum satellites is kept towards east of the planet Earth. It is because a satellite launched towards the east will provide an extra initial boost equal to the velocity of Earth's surface that cuts the cost of fuel. However, it is not always done. In case of a satellite is to be placed in the polar orbits, then it is launched in the north or south direction. तो ईस्ट में यूजली किया जाता है. It is because a satellite launched towards the east will provide extra initial boost equal to the velocity of the Earth's surface. ठीक है, लेकिन पोलार ऑर्बिट्स में अगर करना है तो फिर आपको साउथ या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में लॉन्च करना पड़ेगा. ईस्ट में कर रहे हो तो फिर लोअर अर्थ ऑर्बिट वगैरह में जाना है तो फिर ईस्ट में करो, बिकॉज उससे अर्थ की वेलोसिटी से इनिशियल बूस्ट मिल जाता है, अर्थ के रोटेशन वेलोसिटी से इनिशियल बूस्ट मिल जाता है. देन इफ़ वी टॉक ऑफ द क्रस्ट, अर्थ्स क्रस्ट, देन एंड नॉट द एंटायर अर्थ, द फॉलोइंग आर द मिनरल्स. अगर हम लोग सिर्फ क्रस्ट की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन है, देन सिलिकॉन है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर आयरन है, तो ओ साई, फिर कैल्शियम है, फिर सोडियम है, फिर मेरे ख्याल से पोटेशियम और मैग्नीशियम है. इसका आप देख लेना एक बार, ओ साई कैल्सॉड पीएम. ठीक है, तो ये सिर्फ अगर हम लोग क्रस्ट की बात कर रहे हैं तो ऐसा होता है. द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज़ मेड अप मोर देन 2000 मिनरल्स, बट ऑफ दीज ओनली 6 आर द मोस्ट अबंडेंट एंड कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम, जो कि मैंने ऊपर बताए हुए हैं. ठीक है, दीज नहीं ये बता रहे हैं, ये तो क्रस्ट का, ये फॉलोइंग आर मिनरल्स, द फॉलोइंग आर द मिनरल्स फाउंड इन द क्रस्ट. लेकिन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज़ मेड ऑफ 2000 मिनरल्स, तो 6 आर द मोस्ट अबंडेंट and contribute the maximum. अब ये भी देख लो, these 6 abundant minerals in the earth's crust are feldspar, quartz, pyroxenes, amphiboles, mica, olivine, amphiboles, feldspar, quartz, pyroxenes. These are 6 abundant minerals present in the earth's crust. अभी मैंने ऊपर बताया था कि अर्थ क्रस्ट की अगर हम लोग सिर्फ बात करें तो कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं. ओ साई कैल्सॉड पीएम, यानी कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इसी ऑर्डर में याद करना है. उसके बाद ये देखो, सरकमफ्रेंस ऑफ द इक्वेटर है. सरकमफ्रेंस ऑफ इक्वेटर कितना है, तो अप्रॉक्सीमेटली 4,90,000 किलोमीटर्स हैं. ठीक है, 4 लाख नहीं है, 40,090 किलोमीटर है. सरकमफ्रेंस ऑफ द इक्वेटर 40,090 किलोमीटर. देन इक्वेटर का डायमीटर, इक्वेटोरियल डायमीटर ऑफ अर्थ, तो ये तो सरकमफ्रेंस हो गया ना. फिर डायमीटर क्या है, 12,756. अगर अब तुम इक्वेटर से नाप रहे हो तो 12,756 है. और मैंने बताया था कि ये जो 365 दिन तो लगते हैं, बट उसके अलावा एक्स्ट्रा कितना लगता है, अभी मुझे 2 चीज़ में डाउट हो रहा है, बट मुझे ये वाला ज़्यादा सही लगता है. 5 आवर्स 48 मिनट्स 45 सेकेंड्स. आई विल कन्फर्म दैट. देन पोलार डायमीटर, अभी हमने इक्वेटोरियल डायमीटर की बात की थी 12,756. अब ये पोलार डायमीटर ऑफकोर्स कम ही होगा ना, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन इक्वेटर इज़ मैक्सिमम, सॉरी क्या है, वेट ऑफ, हाँ मैक्सिमम एट इक्वेटर नहीं, ये तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ मैक्सिमम एट इक्वेटर, एज अ रिजल्ट वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज़ मिनिमम एट द इक्वेटर. हाँ, इसीलिए तो पोल में धंस गया है ना अर्थ, स्फेरिकल जो भी जियोइड शेप इसीलिए तो बना है. तो दैट मीन्स कि पोल्स पे ज़्यादा ग्रेविटी, वेट ज़्यादा होता है. तो वेट ज़्यादा है, वेट अगर पोल्स पे ज़्यादा है, देखो यानी कि इक्वेटर पे मिनिमम है, तो इक्वेटर पे मिनिमम वेट है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैक्सिमम हो गया इक्वेटर पे. इनवर्स रिलेशन है. ठीक है, फिर से बता रहे हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ द इक्वेटर 40,090 किलोमीटर, इक्वेटोरियल डायमीटर 12,756 किलोमीटर, और पोलार डायमीटर 12,714 किलोमीटर्स. और 365 डेज़, उसके अलावा 5 आवर्स 45 मिनट्स या 48 मिनट्स, हाँ 5 आवर्स 48 मिनट्स 45 सेकेंड्स. देन इनर मोस्ट कोर की बात करें तो ये सॉलिड होता है, बट इनर कोर ऑफ मून इज़ लिक्विड. तो अब मून क्या ज़रूरत नहीं है याद करना. इनर मोस्ट कोर ऑफ और अर्थ की बात करें तो सॉलिड होता है, लेकिन आउटर लेयर ऑफ कोर ये लिक्विड होता है या सेमी सॉलिड मोल्टन होता है. ठीक है, तो इनर कोर सॉलिड होता है, लेकिन आउटर लेयर ऑफ कोर मोल्टन होता है. इतना याद रखना है. ठीक, फिर अब इंडिविजुअल प्लैनेट्स की बात हम करेंगे अगले वीडियो में.